The London Top Show is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका सरमाने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी लंदन टॉप शो। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने के बाद लंबे समय तक राजनीति जहां की तहां थमी रही। मुख्यधारा के कई नेता नजरबंद रहे, लेकिन प्रतिबंधों के हटने के साथ साथ घाटी में पॉलिटिकल प्रोसेस फिर से शुरू हो रहा है। अनुच्छेद 370 के जाने के बाद खुद को हाशिए पर महसूस कर रही पार्टियां गुपकर समझौते के तहत एक तरफ हो गई हैं, दूसरी तरफ है इलेक्शन मशीन कही जाने वाली भाजपा। फिर ऐसे दल भी हैं जो इन दोनों पालों में फिट नहीं बैठते हैं। इनके बीच जम्मू कश्मीर में आकार ले रही नई राजनीति का पहला इम्तिहान अब सिर पर है। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव सिर पर हैं, उसके लिए वोट पड़ने वाले हैं। तो बड़ी खबर में आज बात होगी जम्मू कश्मीर की। आपको बताएंगे कि कथित गुपकर गैंग, ये गैंग हमारा शब्द नहीं है, इस तरह की बातें होती हैं। इस गैंग में होने न होने को लेकर क्यों इतनी खींचतान है और हर कोई फूक फूक के कदम इस बारे में क्यों रखता है। साथ ही ये भी बताएंगे कि घाटी के मौजूदा हालात कैसे राजनीतिक भविष्य की आहट दे रहे हैं। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं आज के दिन का ये वीडियो। क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम है मूल सिंह मसराम, ग्राम मोते गाँव से। अच्छा, क्यों आए थे यहाँ पर आज? हाँ अच्छा सर, ये है कि इसी संदेश से आए हैं क्योंकि हम सार्वजनिक के दुर्गा जी का चंदा 201 रुपये रखे थे। हम उससे कोई कोरोना महामारी के चलते हुए हम अपने इच्छानुसार 101 रुपये दे रहे थे, तो 101 रुपये ना लेने पर हमारा न्याय नहीं हुआ। इस वजह से हम यहाँ पे बालाघाट आ चुके। क्या कर रहे हैं लोग? हाँ, वो गांव से हमारे को पूरा समाज से बंद कर, सार्वजनिक समाज से हमको बंद कर दिया गया। गाय से लेकर डॉक्टर से लेकर दुकान से हमारे को कोई सामग्री नहीं दे रहे हैं। जी, हमारा मामला ऐसा है, अभी आए दिन नवरात्रा का दिन आया था, उसमें हमने नवरात्र चालू होने से पहले ही अपना इच्छा अनुसार चंदा देने की बात कही थी। तो हमको समाज से इच्छा अनुसार चंदा दे रहे थे, लेकिन उनका कहना था कि हम जितना मांगेंगे उतना ही तुमको देना पड़ेगा। हमने इच्छा अनुसार देने के लिए बोले थे और इच्छा ही अनुसार देंगे, तो हमारा इच्छा अनुसार चंदा नहीं लिया गया और हमको गांव से बहिष्कृत कर दिया गया है। गाय चरवाहा से, डॉक्टर इलाज से, और प्लस में डिपो लाट में जाते हैं हमारे पिताजी, वहाँ से भी उनको कहते हैं कि आज तक के उस डिपो में कोई भी 2 इंसान अकेला काम नहीं कर सकता, लेकिन अब बोल रहे हैं कि तुम 2 काम करोगे तो हम नहीं करेंगे। ऐसी अनेक प्रकार की हमको दिक्कत परेशानियां मिल रही है गांव से। आपने अभी अभी मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पड़ने वाले गांव मोते में रहने वाले 2 ग्रामीणों को सुना। मुंसिम मसराम और धन सिंह परते की शिकायत में आप हमारे यहाँ धर्म से लेकर समाज और समाज से लेकर सरकार में पसरी सड़ान की महक महसूस कर सकते हैं। बालाघाट मध्य प्रदेश के अपेक्षाकृत पिछड़े जिलों में आता है। प्राकृतिक संसाधन भरपूर हैं, खूब घने जंगल हैं और ज़मीन में खनिज, लेकिन हाल तक जिला माओवादी उग्रवाद से प्रभावित था। अब भी जिले में विशेष बल पहरा देते हैं क्योंकि छिटपुट घटनाएं इस तरह की होती रहती हैं। ऐसे में समझना मुश्किल नहीं है कि यहाँ मौके कम हैं। ऐसी जगह पर एक सुदूर गांव में आदिवासियों का बहिष्कार कर दिया गया, और वो भी किस बात पर कि उन्होंने दुर्गा उत्सव के लिए उतना चंदा नहीं दिया जितना गांव के दबंगों ने तय किया था। बहिष्कार भी ऐसा कि बीमार को इलाज नहीं मिल रहा, गरीबी के चलते चंदा नहीं दे पाते थे, अब नौकरी भी चली गई, जानवर तक चराने नहीं दिया जा रहा है इन लोगों को। बालाघाट में इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार अतुल वैद्य की खबर के मुताबिक पीड़ित आदिवासियों ने बालाघाट जिले के लामटा थाने में तहरीर दी थी। पुलिस ने समझाइश दी, माने जो दोनों पक्ष हैं उनको समझाया, लेकिन बहिष्कार खत्म नहीं हुआ। 16 नवंबर को पीड़ित बालाघाट जिला मुख्यालय पहुंचे और पुलिस अधीक्षक के यहाँ फरियाद की। वो अब जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रहे हैं, उनको भी सुनिए। ये थाना लामटा के ग्राम माते गाँव से एक शिकायत कुछ लोग लेके आए हैं यहाँ पर, और उनका ये कहना है कि दुर्गा उत्सव के दौरान उनसे चंदा मांगा गया था गांव के कुछ लोगों द्वारा, उनके द्वारा नहीं दिया गया। इस कारण से उनके जो सामाजिक वहाँ पे लोगों द्वारा बहिष्कार किया गया है। इस संबंध में एसडीओपी परसवाड़ा को इसकी जांच दी गई है, और जो भी इसमें बात आएगी सामने उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये कैसा धर्म है जिसमें गरीब की मजबूरी के लिए जगह नहीं है? ये कैसा समाज है जो देवी देवताओं की कस्में तो खाता है लेकिन उनके बताए मूल्यों का मखौल उड़ाता है? और ये कैसी सरकार है जिसकी नाक के नीचे ये सब होता जा रहा है? इस पर सोचिएगा, तब तक हम चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ।
पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना संक्रमण के 45,576 नए मामले सामने आए और 585 मरीजों की मौत हुई। 48,493 मरीज ठीक भी हुए। इन्हें मिलाकर देश में कुल मामले हो गए हैं 89,58,483। कुल मौतों का आंकड़ा है 1,31,578। ठीक हुए मामलों की कुल संख्या है 83,83,602। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की चिंताजनक स्थिति के बारे में हम नियमित रूप से आपको बता रहे हैं। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 7,486 नए मामले सामने आए और इसी के साथ दिल्ली में कुल मामलों की संख्या 5 लाख के पार चली गई। इसी दौरान 131 मरीजों ने दम भी तोड़ दिया। ये 24 घंटों का आंकड़ा है। शहर में संक्रमण के चलते मरने वालों की ये अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। नए सामने आ रहे मामलों में भी पॉजिटिविटी रेट पिछले कुछ दिनों में बढ़ा है। माने पहले की तुलना में अब ज्यादा लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। बिगड़ रहे हालात को लेकर आज दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल सरकार की जमकर खिंचाई की है। बकौल हाईकोर्ट शहर के शमशानों में जगह नहीं है, चिताएं पूरी रात रात जल रही हैं। कोर्ट ने सवाल किया कि जब 1 नवंबर से ही मामले बढ़ते नजर आ रहे थे तो फिर दिल्ली सरकार ने शादियों में मेहमानों की सीमा कम करने के लिए 18 दिन तक इंतजार क्यों किया। सरकार ने सवाल किया कि इस दौरान कितने लोगों की जान संक्रमण के चलते चली गई होगी। अदालत ने कहा कि आप सरकार अब जाकर नींद से जागी है। सरकार अकेले जिम्मेदार नहीं है, इसमें लोगों की भी गलती है। लेकिन अगर लोग सावधानी नहीं बरतते तो संक्रमण बढ़ने से रोकने के लिए बनाए गए नियमों को लागू करवाना सरकार का ही काम है। अदालत ने आदेश दिया कि दिल्ली सरकार 660 आईसीयू बेड्स बढ़ाने की अपनी योजना पर 1 हफ्ते के भीतर अमल करे। दिल्ली सरकार को अदालत ने एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करके ये भी बताने को कहा है कि कोविड-19 के चलते जान गंवाने वाले लोगों के अंतिम संस्कार के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं कि नहीं। संक्रमण को काबू करने के लिए केंद्र ने अपनी तरफ से भी प्रयास तेज किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिकारियों और चिकित्सकों की 10 टीम्स को तैनात किया है। ये दिल्ली के निजी अस्पतालों का दौरा करके कोविड-19 की स्थिति का जायजा ले रही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज कहा कि भारतीय वैज्ञानिक वैक्सीन के विकास में अच्छी प्रगति कर रहे हैं। अगले कुछ महीनों में टीका तैयार हो जाएगा। केंद्र सरकार ने इस तरह की हाई लेवल टीम्स को हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और मणिपुर में भी भेजा है। इसी के साथ आप ये भी जानें कि अहमदाबाद में अब नाइट कर्फ्यू की शुरुआत दोबारा कर दी गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक आदेश निकालकर राज्य सरकार के कोविड अस्पतालों की शक्तियां बढ़ाई हैं। अब ये ड्यूटी डॉक्टर्स की मदद के लिए MBBS के 4थे और 5वें सालों के छात्रों, इंटर्न्स और BDS पास डॉक्टर्स को भी ले सकते हैं। हाईकोर्ट में खिंचाई के बाद दिल्ली सरकार ने मास्क न पहनने पर लगने वाला जुर्माना बढ़ाकर 4 गुना कर दिया है। अब दिल्ली में मास्क न पहनते पाए जाने पर 500 की जगह 2000 रुपए का चालान कटेगा। दिल्ली के सामने हालिया चुनौती छठ की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सार्वजनिक घाटों पर छठ न मनाने के दिल्ली सरकार के आदेश को सही पाया था। चूंकि इस मुद्दे पर भरपूर राजनीति हो रही है और छठ एक भावनात्मक मुद्दा है, अरविंद केजरीवाल ने अपनी सरकार की स्थिति एक बार फिर स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि त्योहार पर रोक नहीं है, तालाब या नदी में एक साथ बड़ी संख्या में लोगों के उतरने पर रोक है। आज ही के दिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में संक्रमण की स्थिति पर एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी। अगली सुर्खी बनाई है मेवालाल चौधरी ने। कहां कंपनियां अर्ली अप्रेजल की बात कर रही हैं और कहां मंत्री जी की नौकरी चली गई है। मेवालाल चौधरी अब बिहार की तारापुर विधानसभा क्षेत्र से JDU के विधायक बस रह गए हैं। 16 नवंबर को जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो कैबिनेट मंत्रियों में शपथ लेने वालों में मेवालाल चौधरी भी थे। नाम शिक्षक भर्ती घोटाले में आ चुका था, तब भी इन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया। कैबिनेट में उनका पोर्टफोलियो जैसे ही अगले दिन क्लियर हुआ, मेवालाल की फजीहत चालू हो गई। बिहार तक का एक वीडियो आपने देखा होगा, खूब वायरल था, जिसमें पत्रकार ने भ्रष्टाचार के आरोपों पर सवाल किया तो मंत्री जी कह रहे थे कि विकास की बात कीजिए। आपको हमारे कहने से मजा नहीं आएगा, एक बार इस वीडियो को देखिए। कुछ साल पहले सबौर विश्वविद्यालय का एक मामला सामने आया था। आपके ऊपर अनियमितता के आरोप लगे थे असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती को लेकर। आप पर FIR हुई थी, आपको पार्टी से निलंबित भी किया गया था। आई थिंक ये सब कोई औचित्य यहाँ पे नहीं है। धन्यवाद। मुख्यमंत्री करप्शन फ्री होने की बात करते हैं तो, लेकिन आपके ऊपर इतने अगर गंभीर आरोप लगे थे। वो कुछ नहीं है, ये सब बातें कुछ नहीं है। नहीं, लेकिन जो जांच रिपोर्ट थी उसमें आपने खुद माना था कि आपने कई तरीके की चीजें मैनिपुलेशन वगैरह में आप इन्वॉल्व थे। इस सब पे कुछ ऐसी बात ही नहीं है। जरा विकास के ऊपर बात करें ना आप। वो वीडियो भी खूब वायरल हुआ जिसमें मेवालाल चौधरी राष्ट्रगान ठीक से नहीं गा पा रहे थे। इसके बाद से बैठकों का दौर जारी था। 18 नवंबर को वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले थे। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह से भी उनकी मुलाकात हुई थी।
मीटिंग्स के इस दौर के बाद इस्तीफे के कयास लग रहे थे और अब अंततः खबर आई है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अगली सुर्खी बनाई है 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ता और जमात-उद-दावा के अध्यक्ष हाफिज सईद ने 19 नवंबर को पाकिस्तान की एक आतंकरोधी अदालत ने सईद को आतंकवाद से संबंधित 2 मामलों में 10 साल की सजा सुना दी है। सईद के साथ जमात के 3 और सदस्यों को भी सजा हुई है। सईद लाहौर की कोट लखपत जेल में बंद है क्योंकि उसे टेरर फाइनेंसिंग माने आतंक के लिए पैसे जुटाने के मामले में 11 साल की सजा पहले ही सुना दी गई थी फरवरी 2020 में। सईद का जमात-उद-दावा आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का चैरिटी संस्करण है, एक तरह से फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है। पाकिस्तान पर सईद के खिलाफ कार्रवाई करने का काफ़ी दबाव है क्योंकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF लगातार पाकिस्तान को टेरर फाइनेंसिंग पर चेतावनियां दे रहा है। अगर FATF ने कार्रवाई कर दी तो पाकिस्तान के सामने अंतर्राष्ट्रीय बाजार या वित्तीय संस्थाओं से पैसा उठाने के रास्ते बेहद सीमित हो जाएंगे। पाकिस्तान पहले से ही अच्छे खासे घाटे में चल रहा है। आखिरी सुर्खी आई है मुंबई से। शिवसेना नेता नितिन नंदगांवकर ने एक बेहद अजीब हरकत की है। वो पश्चिम बांद्रा में कराची स्वीट्स पर पहुंचे और मांग कर दी कि कराची की जगह एक मराठी शब्द लगा दिया जाए। इसके लिए नेताजी ने बाकायदा वक्त भी दे दिया। वक्त कैसे दिया? आपको हम वक्त दे रहे हैं, वैसा वाला वक्त। इसके बाद दुकान के साइन बोर्ड पर जहां कराची लिखा था उसे अखबार से ढका गया। जब सवाल जवाब होने लगे तो शिवसेना नेता संजय राउत ने बात को संभाला। उन्होंने अंग्रेजी में ट्वीट किया कि कराची बेकरी और कराची स्वीट्स मुंबई में 6 दशक से हैं, उनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। इनके नाम बदलने की मांग का कोई औचित्य नहीं है और न ही ये शिवसेना का आधिकारिक स्टैंड है। उम्मीद है कि नंदगांवकर जी ने भी अपने नेता की ये बात समझी होगी और वो आइंदा इस तरह से लोगों को टाइम बांटते नहीं फिरेंगे। अब हम चलते हैं दिन की बड़ी खबर तरफ। सड़क पर खड़े एक ट्रक में धमाका हो रहा है। वीडियो जम्मू श्रीनगर हाईवे पर नगरोटा के बन टोल नाका का है। आप जानते ही हैं कि नगरोटा में ही सेना की 16वीं कोर का मुख्यालय है। जिस ट्रक में धमाका हुआ है उसमें आतंकी सवार थे। सुरक्षा बलों को पुख्ता खबर मिली थी कि आतंकी ट्रक में सवार होकर घाटी की तरफ जा रहे हैं। जब बन टोल नाका पर ट्रक को तलाशी के लिए रोका गया तो आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका और फायरिंग शुरू कर दी। 4 घंटे लंबे एनकाउंटर के बाद चारों आतंकियों को मार दिया गया। चारों आतंकी पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के बताए गए हैं। आतंकियों से बड़ी तादाद में हथियार भी बरामद हुए हैं। कश्मीर में आतंकियों के एनकाउंटर आए दिन होते हैं, लेकिन इस मामले में बात सामान्य नहीं है। आतंकियों के पास बड़ी तादाद में हथियार बरामद हुए हैं। आशंका जताई जा रही है कि एक खास मकसद से आतंकियों को कश्मीर में भेजा जा रहा था। चुनाव से पहले ये बड़े हमले की कोशिश थी, इस तरह की बातें हो रही हैं। चुनाव और आतंक, ये दोनों कीवर्ड इन दिनों एक साथ इस्तेमाल हो रहे हैं। 17 नवंबर को देश के गृह मंत्री अमित शाह का ट्विटर पर एक बयान आया। उन्होंने कुछ राजनेताओं पर इल्जाम लगाया कि वो कश्मीर में फिर से आतंक की राह पर लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अलग राजनीतिक विचारों वालों को गैंग कह देने का चलन राजनीति में आजकल खूब हिट है। 2016 में टुकड़े टुकड़े गैंग प्रयोग में आया, उसके बाद अर्बन नक्सल गैंग शब्द वजूद में आया और अब भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने राजनीति के शब्दकोश में नया शब्द जोड़ा है, गुपकर गैंग। अमित शाह ने कहा कि गुपकर गैंग अब वैश्विक हो रहा है तो जम्मू और कश्मीर में विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप चाहते हैं। गुपकर गैंग ने भारत के तिरंगे का अपमान किया है। क्या सोनिया जी और राहुल जी गुपकर गैंग के इस तरह के कदमों का समर्थन करते हैं? कांग्रेस और गुपकर गैंग जम्मू कश्मीर को वापस आतंक और अस्थिरता में ले जाना चाहते हैं। इस बयान के बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जिसे अमित शाह गुपकर गैंग कह रहे हैं उनके साथ तो बीजेपी लद्दाख में गठबंधन में है। यानी एक तरफ चुनाव में उन्हें गैंग कह दे रहे हैं और एक चुनाव में मिलकर सरकार भी बना रहे हैं। तो असल में घाटी में राजनीति किस दिशा में जा रही है, इसका रेशा रेशा खोलकर हम समझेंगे। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 53A के निष्प्रभावी होने के बाद कई महीनों तक घाटी की मेन स्ट्रीम पार्टियों के नेता जेल में रहे। तीनों पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी उनमें शामिल थे। महबूबा को 14 महीने हिरासत में रखने के बाद पिछले महीने ही रिहा किया गया है। जब ये नेता बाहर आए तो राजनीति और जोड़ तोड़ की बात होने लगी। सबकी जुबान पर एक शब्द था, गुपकर डिक्लेरेशन। तो ये शब्द कहाँ से आया, पहले इसे समझ लीजिए। श्रीनगर की गुपकर रोड पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का निवास है। पिछले साल अगस्त में जब कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की सुगबुगाहट चली रही थी तो 4 अगस्त 2019 को कश्मीर की कई मेन स्ट्रीम पार्टियों के नेताओं ने गुपकर निवास पर बैठक की और अनुच्छेद 370 हटाए जाने के विरोध में सहमति बनाई। इसे ही बाद में गुपकर डिक्लेरेशन कहा गया।
5 अगस्त के बाद सारे बड़े राजनेता जेल चले गए तो ये शब्द भी सुनाई नहीं दिया और इस साल जब ये नेता बाहर निकले तो फिर से गुपकर डिक्लेरेशन की चर्चा होने लगी। अनुच्छेद 370 हट गया लेकिन ये शब्द ज्यादा प्रासंगिक होने लगा। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती दोनों ने ही कहा था कि जब तक जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त से पहले वाली स्थिति बहाल नहीं होती, ये 5 अगस्त 2019 की बात हो रही है, तब तक वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस बीच अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद पहली बार लद्दाख में चुनाव हुए। अक्टूबर महीने में लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल यानी LAHDC का चुनाव हुआ। इस चुनाव का नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने बहिष्कार किया। LAHDC में कुल 30 सीटें हैं जिनमें से 26 पर ही चुनाव होता है। चुनाव में बीजेपी को 15 सीटों पर जीत मिली। कांग्रेस ने 9 सीटें जीती और 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत हुई। यानी यूनियन टेरिटरी बन जाने के बाद इस पहले चुनाव में लद्दाख में बीजेपी जीत गई। शुरू में ऐसा ही लग रहा था कि जैसे NCPDP ने लद्दाख के चुनाव में हिस्सा नहीं लिया वैसे ही जम्मू कश्मीर में भी नहीं लेंगे। जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल यानी DDC का 28 नवंबर से 19 दिसंबर के बीच चुनाव है। जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 में बदलाव करके हर जिले में DDC बनाया गया है। हर जिले में 14 सदस्य होंगे तो 20 जिलों के 280 सदस्यों के लिए चुनाव होना है। शुरुआती बयानों के हिसाब से तो NC और PDP ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया था, लेकिन फिर अक्टूबर महीने में ही PAGD बनाया गया। PAGD यानी पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन। इसमें 7 पार्टियां शामिल हैं। कौन कौन सी हैं देख लीजिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती की PDP पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, CPI और पीपल्स मूवमेंट। कांग्रेस ने खुद को इससे बाहर रखा है। PAGD का चेयरमैन बनाया गया फारूक अब्दुल्ला को। ये समझिए कि इस मोर्चे के तहत जम्मू कश्मीर की सभी बड़ी पार्टियां एकजुट हो गई हैं। इनकी कॉमन मांग ये है कि कश्मीर में 370 बहाल हो और पूर्ण राज्य का दर्जा वापस मिले। तो जब ये PAGD नहीं बना था तो कश्मीर में बीजेपी और इसके सहयोगी पार्टी, जिसमें आप अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी को गिन सकते हैं, इनके जीतने के चांसेस ज्यादा थे क्योंकि चुनाव में इन्हें एक तरह से बाई मिल जाता, मतलब ये बिना कॉन्टेस्ट आगे हो जाते। अब PAGD से इनका खेल खराब हो रहा है। इसी के संदर्भ में अमित शाह का गुपकर गैंग वाला बयान भी देखा जा सकता है। अब अमित शाह ने गुपकर गैंग की बात की तो लोगों ने बीजेपी का NC से गठबंधन याद दिला दिया। कहां है गठबंधन? कारगिल में। लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, कारगिल शॉर्ट में कहते हैं LAHDCK। 2018 में इसके चुनाव हुए थे। LAHDCK के चुने गए 26 सदस्यों में से 10 नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, 8 कांग्रेस के हैं, 3 बीजेपी के हैं और 5 निर्दलीय हैं। 4 सदस्य लद्दाख यूनियन टेरिटरी प्रशासन मनोनीत करता है। तो LAHDCK के कुल सदस्य हो गए 30। अब इनमें से 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल होते हैं और 1 चेयरमैन होता है जिसे चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर भी कहते हैं। किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी ने आपसी समझदारी बना ली तो चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर बने नेशनल कॉन्फ्रेंस के फिरोज खान और बीजेपी के मोहम्मद अली एग्जीक्यूटिव काउंसिलर बने, जिनके पास स्वास्थ्य, राजस्व, कृषि और वन जैसे विभागों का जिम्मा है। राजनीति तो होता ही अवसर का खेल है। अब PAGD से बीजेपी का अवसर खराब होता दिख रहा है, इसीलिए गुपकर गैंग शब्द आया। इस तरह का कई राजनीतिक पंडित इशारा कर रहे हैं। अब अगले 1 महीने में तय हो जाने वाला है कि जम्मू कश्मीर की जनता को कौन ठीक लगते हैं, गुपकर वाले या उन्हें गुपकर गैंग कहने वाले। दिल टॉप शो में आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्ते। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।